बात सुन के आए हैं और 11 सांसद जो है करीब ब्राह्मण समुदाय से भी हैं। तो आप देखिए कि जो कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना कम करता था वो बढ़ के कितने लेवल पहुंच गया है। एक ही दूसरी चीज ये है कि अब यही चीज जो है बीजेपी को बेचैन कर, बीजेपी के हारने का जो मूल कारण इस बार रहा है उसका कुर्मी वोट बैंक छिड़कना, एक बीजेपी की दूसरा जो नई है कुर्मी चाल, वोट बैंक छिड़कना, दो पीडीए तीसरा जोड़ो, मल्लाहों का छिड़कना, बीजेपी चौथा को जो है पारसी मजबूत समुदाय बनाओ। का वोट छिड़कना। यही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया। अब यही चीज बेचैनी है, इसीलिए आप देखेंगे पूरे पूर्वांचल में कुर्मी वोटों का पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल जो लगातार दो अपनी जीत रही, जो कुर्मी राजनीतिक दल के तौर पे अपने आप को स्थापित किया, वो 2 से घट के 1 पे हो गई। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी राजनीतिक दल नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं सियासत की बात। सियासत की बात आज बात पिछड़ों की राजनीति को लेकर बीजेपी का चक्रव्यूह बैठक थी, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। वो भी सुनाऊंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले ये देखिए रिपोर्ट, फिर मेरे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा और जानेंगे क्या है बीजेपी की ये नीति, पीडीए तोड़ो बीजेपी में जोड़ो। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय अभी बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है, तो वहीं सपा ने अपने सियासी आधार को पीडीए तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अखिलेश यादव के इस फैसले को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चला गया दांव माना जा रहा है, जिससे कि ब्राह्मण वोट बैंक भी अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाया जा सके। तो वहीं बीजेपी है जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर कर रही है, जिन्हें साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद से बीजेपी और मोदी सरकार में यूपी में जिन नेताओं की नियुक्तियां हुई है उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को देश भर में नए राज्यपालों की नियुक्ति की और 3 मौजूदा गवर्नरों का तबादला किया। इसमें 2 राज्यपाल यूपी के नेताओं को बनाया गया है, जिनमें एक संतोष कुमार गंगवार और दूसरे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, तो लक्ष्मण आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। इससे पहले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सीट पर मौर्य समाज से ही आने वाले बहोरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाया। संतोष कुमार गंगवार और बहोरन लाल मौर्य ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दलित समुदाय से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस कर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी नजर आई। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से 2 नंबर की पार्टी पर खिसक गई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसदी में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला। ओबीसी वोट खिसकने के चलते यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में 29 कम हो गई। इतनी ही सीटों पर बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। देखिए, हमको और अधिक खुशी होती है अगर हम 272 प्लस होते। इसका मलाल हमें भी है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी है कि नहीं है? मोदी जी को हिंदुस्तान कमजोर देखना नहीं चाहता। देश का पिछड़ा वर्ग, तो अनुसूचित वर्ग, आदिवासी वर्ग तो किसी भी कीमत पर मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस बार हम लोग चूक गए, लेकिन अब फिर कभी नहीं चूकेंगे। तैयार हो ना इसके लिए? वहीं सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे को नियुक्त कर ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश की है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। माता प्रसाद पांडे यूपी के उस पूर्वांचल इलाके से आते हैं जहाँ पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो सपा ने उनके सामने विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को उतार दिया है।
यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता है। ब्राह्मणों को यह संदेश देने के लिए कि सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उन्हें अहम पद देने में पीछे नहीं है, इसलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सपा ने यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भले ही सपा पीडीए की बात करती हो, लेकिन उसे अगड़ों से कोई परहेज नहीं है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताकर सियासी दांव चला है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस शहमाद के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो बीजेपी ने भी आज जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति की बैठक की, उसी में ये जो बयान आपने सुने, चाहे वो केशव मौर्य का हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ का हो, ये उसी से था। और जोर पूरा ओबीसी जो छिटका है, चला तो नहीं गया है कहेंगे, जो छिटक गया और जिसने जो डेंट दिया उसने चोट गहरी दे दी है, इसीलिए उसका अब सुधार किया जा रहा है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। फिरोज नकवी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी टीवी9 डिजिटल के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कबूल जी, कहानी आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी लौट के उसी कार्ड पे आ रही है जहां उसको मालूम है जब तक गैर यादव ओबीसी जातियां एक साथ लामबंद होकर उसके साथ नहीं खड़ी होंगी तो बड़ी जीत मुमकिन नहीं है। और इसकी झलक आपने देखा कि कैसे संतोष गंगवार को, वो ठीक है उनकी उम्र हो गई, लंबे समय से वो सांसद रहे, लेकिन उनको जगह दी तो बनारस के लक्ष्मणाचार्य को दी। आप इन सबको, और आज जो मैंने अभी साउंड बाइट आप लोगों को सुनाई अपने रिपोर्ट में, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि 6.5 लाख भर्तियां हुई हैं, उसमें 60% ओबीसी। ओबीसी कितना जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 90 के दशक के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो पूरी तरह से सियासत खासतौर से ओबीसी के लिए सिमटी हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल है उसको देख लीजिए, उसके सारी राजनीतिक में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी, या उत्तर प्रदेश में आजकल कांग्रेस का जो नया प्रयोग देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों सारी पार्टियों का जो फोकस है वो ओबीसी वोट बैंक है। एक समय कांग्रेस का वोट ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम और दलित हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय राम मंदिर आंदोलन के बाद से जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था खिसक के, और बीजेपी के जिस तरह से बीजेपी राइज की उसके साथ जुड़ा, उसके बाद से आप देखेंगे कांग्रेस लगातार खसियत चली गई। कांग्रेस जो है कभी ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी पॉलिटिक्स करने लगी है। और देखिए, राहुल गांधी आज भी संसद में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, ये चीज कांग्रेस में भी दिख रही है। जो कांग्रेस कभी नहीं करती थी वो भी इस पे आ गई। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी खासतौर से एक लंबे समय तक उसकी जो राजनीति रही है वो इसी तरह की रही है। कभी एम वाइज समीकरण उनका माना जाता था, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है त्रिकोणीय होते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव डबल मतलब दो आमने सामने को होने लगे, और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 2000 मैं बात कर रहा हूं 2012 से 17 के बीच में, उस समय खासतौर से एक नैरेटिव बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सिर्फ यादवों की सरकार है, इसमें जो गैर यादव ओबीसी है उसका कोई भी दखल नहीं है। जिस तरह की बात आज योगी आदित्यनाथ फिर वही बात कर रहे थे, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बीच में, वो जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में पीसीएस की भर्ती रही है, जिसमें कहा गया कि 86 में 56 जो है एक ही जाति के समुदाय रहे हैं, लेकिन आज तक उसको जो है अखिलेश यादव ने भी उस बात को सदन में भी उठाया था। इस बात को लेकर आज तक इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आ पाया है। नहीं, मैं यहाँ पे आपको रोक दूं कबूल जी, आज वो तंज जो समझ में आया वो शायद अपना दल और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर ज्यादा था, अखिलेश यादव से। वो निश्चित तौर पे उनका इशारा कहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जिस तरह से उसको झटके लगे, खासतौर से अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला हुआ करता था, एमवाई समीकरण को अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ के उन्होंने पीडीए बनाया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उनको घेरने के लिए उस तरह का मुस्लिम परस्त और यादव परस्त वाली छवि को न बना सके। और आप देखेंगे कि इस पीडीए के फार्मूले से ही अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी में खासतौर से कुर्मी, कोयरी, मल्ला समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में, आप सोचिए 32 टिकट जो है उन्होंने लगभग जो है ओबीसी समुदाय के लोगों को दिया, और वो फार्मूला इतना हिट रहा है। आप देखिए कि आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी में बड़ी संख्या यादवों की है, उसके बाद कुर्मियों की है, लेकिन आज प्रतिनिधित्व के मामले में यादवों से ज्यादा जो है कुर्मियों का प्रतिनिधित्व जो है दिखता है। आप देखिए, यादव 5 सांसद हैं तो कुर्मी 11 सांसद इस बार चुन के आए हैं, और 11 सांसद जो है करीब ब्राह्मण समुदाय से भी हैं। तो आप देखिए कि जो कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना कम हुआ करता था, वो बढ़ के कितने लेवल पहुंच गया है। एक ही दूसरी चीज ये है कि अब यही चीज जो है बीजेपी को बेचैन कर, बीजेपी के हारने का जो मूल कारण इस बार रहा है उसका कुर्मी वोट बैंक छिड़कना, एक खासतौर से, दूसरा जो है कोयरी वोट बैंक छिड़कना, 2, तीसरा मल्लाहों का छिड़कना, चौथा जो है पासी समुदाय का वोट छिड़कना। यही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया। अब यही चीज बेचैनी है, इसीलिए आप देखेंगे पूरे पूर्वांचल में कुर्मी वोटों का पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल जो लगातार 2 अपनी जीत रही, जो कुर्मी राजनीतिक दल के तौर पे अपने आप को स्थापित किया, वो 2 से घट के 1 पे हो गई। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी राजनीतिक दल